नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम लोकमंच में। मैं हूं रमेश भट्ट। लोकमंच में आज का मुद्दा जमीन अधिग्रहण को लेकर। दरअसल यह 115 साल पुराना कानून है। 1894 का कानून आज 2011 में अपने स्वरूप को बदलने की बाट जो रहा है। दूसरी तरफ किसान का आंदोलन उग्र हो रहा है और इन सब के बीच सरकार आने वाले मॉनसून सत्र में इस प्रारूप को सदन के सामने पेश करने का मन बना चुकी है। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि इस कानून का एक आदर्श मसौदा क्या होना चाहिए। आखिर क्यों जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसान और आदिवासी ही हमेशा प्रभावित होते हैं। उनके रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। एक मुआवजा जो बाजार दाम पे होना चाहिए ताकि किसान अपनी आजीविका के लिए दर दर ना भटके। इसके लिए क्या इस प्रारूप में पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक प्रोजेक्ट हजारों साल की बसावटों को पल भर में उजाड़ देता है। हजारों साल की परंपराएं पीछे छूट जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या जो मौजूदा स्वरूप है इसमें ये सारे प्रावधान है। आज लोकमंच पर इसी पर चर्चा। ऐसा नहीं कि भूमि अधिग्रहण 1894 में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किए गए। आजादी से पहले 4 बार संशोधित हुआ और आजादी के बाद 62 में, 67 में और 1984 में इसे संशोधित किया गया, लेकिन मूल भावना तकरीबन वही रही। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान इस वक्त लोकमंच के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट अजय सिंह साहब मौजूद हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा साहब हैं, आप सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के। और मेरे साथ आरजी ग्रुप के सीएमडी जुड़ेंगे राजेश गोयल साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोयल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। क्या आप नहीं मानते कि वाकई इस देश में किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पहले खेत खनन के नाम से उनसे जमीन ली जाती थी, फिर इंडस्ट्री के नाम से उनके लिए जमीन ली जाती थी, अब टाउनशिप के लिए उनसे जमीन ली जा रही है, अब एक्सप्रेसवे के लिए जमीन ली जा रही है। आपको लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं जी, कि क्योंकि हमारे एक्वाइजेशन के रूल्स ठीक नहीं है, जो कि एक फेयर वैल्यू किसान को नहीं देता जी। और खाली पैसा देने से ही किसान का काम नहीं चलता। उसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो इन अभी के जो प्रेजेंट कानून है उससे किसान के साथ जाती हो रही है। आप कह रहे हैं वाकई जो वर्तमान में कानून है या जिस तरह का मुआवजा दिया जा रहा है उसके किसान के साथ जाती हो रही। डॉक्टर चौधरी, क्या मानते हैं आप, क्यों हमें 115 साल इंतजार करना पड़ा है जब मसला हमारे किसानों का हो, जो जिनके हाथों में हमारी खाद्य सुरक्षा है, उनके लिए क्यों 115 साल एक कानून इंतजार कर रहा है? 1894 के कानून में कहीं ये नहीं लिखा था कि आप उस पर रियल एस्टेट के लिए और हाईवेज के लिए प्राइवेट सेक्टर को लैंड एक्वायर करेंगे। पहली आपत्ति, वो पब्लिक पर्पज के लिए था। और पब्लिक पर्पज का मतलब है सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी सड़कें, सरकार का विकास, ना कि प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहली आपत्ति तो उसमें ये। अभी हाई कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है कि नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए थी, रियल एस्टेट को देने के लिए नहीं। और वो आदेश हाई कोर्ट ने जो एक्विजिशन का था, एक्विजिशन को रद्द कर दिया इसी ग्राउंड पर। सवाल ये है कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जितनी लैंड अब तक एक्वायर की गई, चाहे वो एनसीआर में हो, देश में हो, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। हकीकत यह है कि दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, साइट 4, बुलंदशहर रोड, मेरठ रोड, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट किया गया था, मैं बॉर्डर की एग्जांपल दे रहा हूं, सब इंडस्ट्रीज बंद हो गई। आज वहां शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, आज वहां सिर्फ अपार्टमेंट की बात हो रही है। तो वो एक्टिविटीज चेंज हो गई। इंडस्ट्री लगाना कोई अपराध नहीं था। इंडस्ट्री लगाना इसलिए जरूरी था कि देश के विकास के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए। अब रोजगार तो मिलेंगे नहीं क्योंकि इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब सवाल ये आता है कि जो रियल एस्टेट के लिए हमने धंधा चलाया है, इसका असली मुद्दा क्या है। विशेष आर्थिक जोन के नाम पर भूमि अधिग्रहण हो रहा। क्या इस देश के अन्नदाताओं ने अब तक जो खाद्यान्न सुरक्षा इस देश को दी है, उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है?
मेरा दूसरा सवाल देश के सामने है, सरकार के सामने है, मेरा आग्रह है सरकार से, विशेष आग्रह कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा के साथ, देश की रोटी के साथ ये खिलवाड़ बंद करे सरकार। और भूमि अधिग्रहण पर जो कृषि की भूमि है, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी ने खुद नैनीताल के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में ये कहा था कि कहीं भी दो फसली भूमि का अधिग्रहण सरकारों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया। तो हकीकत को उन्होंने भी कहीं पहचाना। तो सवाल ये है, क्या इस प्रारूप में जो बातें कही गई हैं वो क्या लागू होती हैं? सिंह साहब, आप क्या मानते हैं? संतुलन तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पे बनाना होगा, और किसान कम से कम उसकी जमीन, और खासकर ऐसी जमीन जिसमें हम दो फसलों को उगाते हैं, क्या आप मानते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये भूमि अधिग्रहण और इस तरीके के मसले पिछले 20-25 सालों से बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, किसानों की जरूरतें चेंज हो गई, और उनका जो है सोचने करने का तरीका बदल गया, और भूमि के जो भाव हैं, जो जमीन के भाव हैं और उपलब्धता, वो भी बहुत कम हो गई है। भाव बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हर आदमी के मन में एक एम्बिशन है। अब क्या है कि जैसे सरकार को इसको इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि भाई 1 करोड़ दे दिया, 2 करोड़ दे दिए, 5 करोड़ दे दिए। ये एक अंतहीन एक्सरसाइज है। इसमें हमें किसानों को इस प्रकार के विकास के अंदर में भागीदार बनाना चाहिए। एक लिमिटेड कंपनी की तरह से उनको भागीदार बनाना चाहिए, और इसके 3-4 मुख्तलिफ ऑप्शंस रखने चाहिए। सपोज कीजिए आप एक एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिससे कि आप आने वाले 50 साल तक टोल इकट्ठा करना चाहते हैं, तो क्यों ना उसके अंदर में उनकी भागीदारी हो। सवाल इस बात का है कि वो अपनी जमीन देने के बाद में एक रेगुलर इनकम, चाहे छोटी या बड़ी, वो उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है और मकान बनाए गए हैं, तो जिस वक्त रजिस्ट्री की जाती है उस वक्त उनको एक भाग क्यों नहीं दिया जाता? खाली सारा पैसा सरकार के पास ही क्यों जाना चाहिए? सारा पैसा ब्यूरोक्रेसी के पास में या खजाने में क्यों इकट्ठा होना चाहिए? और बाद में उसको 1% आप बोलिए 7% लेते हैं, 1% आप क्यों नहीं रख लेते उन लोगों के लिए कि भाई जिन लोगों ने इस विकास के कार्य में काम किया है, और उनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनसे। सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं विकास को आपको सहभागी बनाना होगा। एक मिनट। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये, हमें कई ऑप्शंस उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे एक लिमिटेड कंपनी में होता है कि भाई आपने उनको, किसानों को बोला कि भाई ये जमीन तो हमारे लिए अति आवश्यक है और ये हमें जरूरी चाहिए, और वो इस बात को समझेंगे। लेकिन उनको क्या, उसके सामने में उन्हें दूसरी एक्वायर करके वो जमीन दी जानी चाहिए जिसको कि वो विकास कर लें, और उसका दाम भी ऐसा होना चाहिए जो वाजिबी हो। चलिए चोपड़ा साहब, आप क्या मानते हैं कि जब हम भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जमीन का मसला कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे के लेन देन से नहीं जुड़ा है, ये परंपरा से जुड़ा है, अपनी सोच से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और कहीं ना कहीं उस परिवार का जो पूरा जीवन है उस जमीन पे जुड़ा हुआ है। किस तरह का एक मॉडल स्वरूप आप देखते हैं जो हमें अख्तियार करना चाहिए, कम से कम भारतीय परिप्रेक्ष्य में? इसमें एक समस्या है, ये जो जमीनें ली जा रही हैं, ये जमीनें ली जा रही हैं एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। कृष्णवीर जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया कि ये फ्लैट्स बनाने के लिए हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हैं, मॉल्स बनाने के लिए हैं। मैं तो गुड़गांव में रहता हूं, मैं देखता हूं कि जो मॉल्स हैं उनमें बिक्री कितनी हो रही है। आपने उपजाऊ आधार को लेके अपने जुए के लिए, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, अपने जुए के लिए आप हमारे देश की जो खाद्य सुरक्षा है उस पर एक कलंक डाल रहे हैं। अब ये जो सवाल है ये बहुत गलत है, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया है कि ये प्रोग्रेस का मामला है। सरकारी प्रोग्रेस के लिए 1894 का कानून है। ये कौन सी प्रोग्रेस है कि मैं उस पर सट्टा खेलूं? आज तो ये जमीन सट्टे के लिए जा रही है। और फिर दूसरी चीज, इस जमीन में हर सिटीजन का जो राइट है वो एक तरह का नहीं है। कल ही मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम देखा, वहां पर उन्होंने क्या दिखाया कि ये जो बड़ी बड़ी जमीनें ले रहे हैं, ये जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने तो पैसा भी दिया नहीं है, और नोएडा की सरकार ने कहा है कि आप बाद में पैसा दे देना। फ्लैट तो ये अभी बेच रहे हैं, मैंने फ्लैट खरीद लिया, बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, बाद में मैं क्या करूंगा एज एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन हु हैज पेड। ओके, गोयल साहब, आप क्या मानते हैं कि वाकई किसानों के सामने हमें कई तरह के विकल्प रखने चाहिए, क्योंकि किसानों को भी ये हक मिलना चाहिए कि उन्हें कौन सा विकल्प पसंद है?
क्या वो उस विकास में सहभागी बनना चाहते हैं? क्या वो उसमें, अगर आप इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं वहां आप रोजगार दीजिए, अगर आप टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, कोई कमर्शियल व्यवसाय वहां पर डेवलप कर रहे हैं तो आप उसका कुछ हिस्सा उन्हें दीजिए। आपको लगता है इस तरह के विकल्पों पर विचार करना होगा? मैं एग्री करता हूं, हमें इस तरह के विकल्पों पर विचार करना ही होगा, क्योंकि अदरवाइज तो आप जैसे जैसे एक्वायर करेंगे तो जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो बिना किसी साधन के, कमाई के साधन के रह जाएगी, तो बाद में अलग तरह का एक डिसऑर्डर क्रिएट करेगी। तो जिस भी किसान की जगह हम एक्वायर कर रहे हैं, हमें 2-3 ऑप्शंस उनको देने चाहिए, ताकि, और उनके लिए आजीविका का कोई ना कोई साधन हमें उसके साथ अटैच करके देना चाहिए, ताकि वो 5 साल 10 साल के बाद भूखे नहीं मरे। गोयल साहब, यहां पर दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश में खाद्य सुरक्षा, जो आज केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है, आपको लगता है कि हमें फर्टाइल लैंड को किसी भी कीमत पे, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे वो एसईजेड है या दूसरे मसलों के लिए, एक्वायर नहीं करने देना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले हमारे जीवन के लिए भोजन है। देखिए, हमें इन सब आवश्यकताओं के लिए एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हम यदि आउटराइट कह दें कि साहब ये यहाँ पे क्योंकि खेती की उपजाऊ जमीन है, यहाँ इसको एक्वायर नहीं करना चाहिए, और हम इंडस्ट्री या एसईजेड या टाउनशिप, आज जब आप बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो घरों की इतनी अधिक शॉर्टेज है जो कि हमें हर जगह हमें बनाने ही पड़ेंगे। तो हमें एक टाइप का बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर हम एक तरफ अंधाधुंध एक्वायर नहीं करें और दूसरी तरफ जहां जहां जैसे जैसे आवश्यकता है हम एक्वायर करें, और किसानों को एक राइट मुआवजा दे, किसानों की आजीविका का कोई साधन कर दें, ताकि वो अपने हिसाब से चलते रहें। ये संतुलन क्या हो सकता है? रमेश जी, इसमें एक बात कहना चाहूंगा। ये संतुलन क्या हो सकता है? गोयल साहब ने जो कहा है, ये पूरा काले धन का खेल है। रियल एस्टेट दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरापुरम बसा, पूरा मल्टी स्टोर्ड अपार्टमेंट बने, 35 से 40% मकान खाली पड़े हुए हैं पिछले कितने सालों से। ये सब पूरा राजनगर एक्सटेंशन बसाया जा रहा है, यहां से 32 किलोमीटर की दूरी पर, मकान बिक नहीं रहे। नोएडा एक्सटेंशन बनाया जा रहा है, मकान बिक नहीं रहे। क्रॉसिंग को बनाया गया, 2800 रुपए स्क्वायर फीट पर मार्केट ले जाके चढ़ा दिया गया, और आज 1900 के बजाय 1800 पे आ गया। ये सब काले धन का खेल, चोर बाजारी के पैसे का, लूट के पैसे का खेल है। मैं पूछता हूं, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर रियल एस्टेट धड़ाम से गिरा है, कल को ये गिरेगा, बैंकक्रप्ट होंगे, क्या स्थिति बनेगी? और देश की खाद्यान्न सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे पास लाखों हेक्टेयर वेस्टलैंड है, हम उस पर क्यों नहीं जाकर डेवलपमेंट करते? एसईजेड बनाना है, चाहे एसईजेड गुड़गांव में बनाना जरूरी है, एसईजेड ग्रेटर नोएडा में बनाना जरूरी है, नहीं, एयरपोर्ट बनाना जरूरी है, लेकिन एसईजेड बनाना जरूरी नहीं है। सारे एसईजेड यहीं बनेंगे। जो राजस्थान में कितनी जमीन है जो उपजाऊ नहीं है, वहां जाके क्यों नहीं बना सकते? हाईवेज हमारे पास है। दूसरा सवाल, जितने पहले हाईवेज बनाए गए थे उनको चौड़ा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि वो सरकार के हाईवेज हैं, उन पर टैक्स वसूली में आपत्ति होगी, उसमें लूट मार नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकार सरकार का रहेगा। प्राइवेट हाईवेज की बात जो है, हम जो कह रहे हैं 165 किलोमीटर है नोएडा से आगरा तक, लूट मचेगी। दिल्ली का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि नरूलाल की सड़क जो है, जो आज 80 लाख रुपए रोजाना वसूल रहे हैं, बात यह थी कि 15 साल में उनका जो 650 करोड़ का पैसा पूरा होगा, लेकिन आज 24 करोड़ रुपए प्रति माह वहां वसूली हो रही है, तो ये तो 5 साल में पूरा हो लेगा। सवाल यह है कि जिसकी जमीन थी, जिस पर हाईवे बना, उस पर चलने के लिए पैसा देना पड़ेगा। इससे बड़ा शोषण क्या है? सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में 2000 एसईजेड है, भारत में 500 से ज्यादा। क्यों? ये खेल भारत की खाद्यान्न सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और रियल एस्टेट में किसान डेवलपर बने तब मानी जाएगी। इस नए बिल के अंदर किसान को डेवलपर घोषित करे सरकार, तब कानून का फायदा। जब तक हिस्सेदारी नहीं है पूरा के अंदर। आप कह रहे हैं किसान को, रमेश जी मैं पूछता हूं, किसान की जमीन का रेजिडेंशियल अमेंडमेंट सरकारें नहीं करती, रियल एस्टेट वालों का क्यों करती? क्योंकि उसमें लूट की हिस्सेदारी होती है। किसान को भी इस नए कानून में हिस्सेदारी हो कि वो अपना आर्जोन खुद घोषित हो, खुद अधिकार हो, खुद बेचे। फार्म हाउस किसान के हो, फार्म हाउस ही तो है, 2 एकड़ से कम बचे हैं, बचा क्या है? ये लुटेरे आ गए हैं रियल एस्टेट के नाम पर। डकैती पड़ रही है जमीन की, इसीलिए हथियार उठ रहे हैं सड़कों पर, इसलिए हत्या हो रही है। नंदीग्राम और सिंगूर से लेके, और आप टप्पल की बात करें, हरियाणा में पलवल में धरना हो रहा, हरियाणा में सैदपुर चौक पे धरना हो रहा, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है, वहां कोई नेता नहीं जाता। तमाम राजनीतिक दलों की सोच बहुत घटिया हो गई है, किसान विरोधी सोच है, और तमाम लोग खिलौना बन गए हैं पैसे। डॉक्टर चौधरी,
नहीं, चोपड़ा लोग साहब। जाते हैं, मेरे को मालूम है कि पलवल वगैरह गए देखिए, हैं, बात ये नहीं है लोग जाते पुलिस- हैं, लेकिन कौन से दल जाएंगे सुनील जी, वो अलग सिंगूर बात और नंदीग्राम की घटना से ही आज आपकी सरकार चली गई। सिंगूर ये और हकीकत नहीं, है। नहीं, सिंगूर इसको नहीं स्वीकार नहीं करिए। इसको थोड़ा ममता नहीं मेरे को सरकार- क्लियर करना पड़ेगा अब आपको इस क्लियर मामले मत करिए। नहीं, क्यों मेरा नहीं मामला सिर्फ क्लियर भूमि करना अधिग्रहण है है। नहीं, भूमि अधिग्रहण की बात है। भूमि अधिग्रहण जो ममता लड़ी नहीं नहीं किसानों के आप मैं आपकी बात सुन रहा था, अब आप मेरी सुनेंगे। सवाल ये है, बंगाल ही है जहां पर 97.8% घराने किसानों के मालिक हैं 83.9% जमीन के, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 90% घराने हैं और 43% जमीन है उनके पास। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में पहले भूमि ये मेरे सुधार को हुआ खत्म है। ना ये अपनी बात मेरे को चोपड़ा साहब, मैं मानता हूं। क्योंकि जब आप सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या है। सवाल ये है, और जहां 1000 एकड़ वो जमीन ली गई थी, 16,700 एकड़ उसी पीरियड में किसानों को दी गई थी। सवाल सिंगूर का ये नहीं है, सवाल सिंगूर का ये है कि बंगाल का किसान जागरूक है और किसान मार पिट के पीछे हट जाता है, लड़ता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे मैंने अभी देखा है, आपके यहां यूपी के 2 गांव में देख के आया हूं, 6.5 घंटे में वहां रहा, ये भट्टा और परसौल। मैंने क्या देखा है, घर में वॉशिंग मशीन है, घर में गाड़ियां हैं, घर पक्के हैं। वो तो सब आग लगा दी गई। हाँ आग एग्जैक्टली लगा दी सरकार ने। और नाश कर दिया गया। ना नहीं ना आदमी का लिहाज, ना औरत का, ना बूढ़े का, ना बूढ़ी का। मेरा ये कहना है कि यहां पर तो ये हो सकता है, पश्चिम बंगाल में ये नहीं हो सका क्योंकि हम ही ने सिखाया था लोगों को लड़ना, भले वो कई बार हमारे खिलाफ हो जाए तो हमें नंदीग्राम में क्या चिंता हुआ? नहीं। अगर मैं आपसे हमारा ये कहना है कि आपकी जो पुलिस है वो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईपीएस है, आईएएस है, उनका रवैया कौन सा अलग होगा? बंगाल कोई दूसरा देश है? यही है आज जो रियल प्रॉब्लम जो आज है हिंदुस्तान में 2 तरह के नागरिक हैं। एक जिस पे जूता चलाया जा सकता है बिना कानून के डर के। आज आपके जजेस कह रहे हैं कि आप ये क्या कहते हैं इनको, ये जो इनकाउंटर कर रहे हैं, उन्होंने कहा उनको फांसी दो। जो मुझे ब्रेक लेना होगा चोपड़ा साहब। आप इनकाउंटर उनके खिलाफ ओके। कर रहे हैं जो लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए। 2 तरह के नागरिक हैं, ये दोगलापन खत्म होना। चलिए, तो कुल मिलाकर हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है खाद्य सुरक्षा, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि स्थायी समिति ने किस तरह की सिफारिशें सरकार को की हैं और किस तरह का मॉडल आज हम अपना सकते हैं। हमारे पास हरियाणा का मॉडल है, हमारे पास यूपी का मॉडल है, जिसमें 33 साल तक एन्युटी बेसिस में किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बात करेंगे इन्हीं सब मसलों पर। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी, भारत के औद्योगिक विकास का अग्रदूत, भारत के ग्रामीण विकास के लिए प्रयासरत, बुनियादी प्रगति के जरिए लोक शक्ति का उन्नयन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के साथ साथ स्वरोजगार हेतु कार्य कुशलता में विकास द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर। टीम भारत के रूप में विकास के मार्ग पर पदचिन्ह अंकित करता एनटीपीसी। Are you caught in a legal triangle? Do you need legal advice? For solutions to all your legal problems, watch नारी तुम में ही तो है पर्वत की महानता, सागर की गहराई और धरा की विशालता। अबला नहीं सबला हो तुम, व्यक्तित्व की अस्मिता हो तुम। आपकी आवाज हमारी कोशिश अस्मिता। हर गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ लोकसभा टेलीविजन पर। एक शक्ति, एक ताकत,
जिसने अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी, जो सदैव सत्य और अहिंसा की राह पर चलता रहा। आज संपूर्ण विश्व जिसके सम्मुख नतमस्तक है, महात्मा गांधी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकमंच में आज हम चर्चा कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण को लेकर, और ये बात सरकार अब मन बना चुकी है कि बिना देरी किए इसे जल्द से जल्द मॉनसून सत्र में इसके प्रारूप को, इस विधेयक को पेश किया जाएगा। लेकिन कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। मसलन राष्ट्रीय किसान नीति 2007 कहती है कि कृषि भूमि को सिर्फ कृषि के लिए संरक्षित किया जाए। संविधान का अनुच्छेद 301 कहता है कि किसी से व्यक्ति से उसकी बिना इजाजत के जबरदस्ती जमीन नहीं ली जा सकती। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है अधिग्रहण के नाम पर। जिस तर्ज पे जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, उससे किसानों का आंदोलन या उनका गुस्सा और उग्र होता जा रहा है। सवाल यह है कि जो सिफारिशें संसदीय समिति ने की हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे जानने की अपने मेहमानों से, क्या ये एक ठोस और एक आदर्श प्रारूप तैयार करने के लिए एक बेहतर आधार है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया साहब। पुनिया साहब, 115 साल का इंतजार आखिर क्यों किसान 115 साल इंतजार करेगा? उसकी जमीन अधिग्रहण होती है, उसे मुआवजा नहीं मिलता। उसकी जमीन अधिग्रहण की जाती है, उस पर डंडे बरसाए जाते हैं, उस पर गोलियां बरसाई जाती हैं, और उसी पे पूरा देश खाद्य सुरक्षा के लिए निर्भर है। देखिए रमेश जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और इस चर्चा से अपने आप को जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक्ट जो 1894 में बना था, उसका में कोई प्रतिबंध नहीं है कि राज्य सरकार या जो भी अथॉरिटी जो लैंड एक्विजिशन करती है वो कंपेंसेशन कितना दे जी। ये उन सरकार या एक्विजिशन करने वाले अथॉरिटीज के ऊपर निर्भर करता है कि किसानों के मुद्दे को कितनी संवेदनशीलता से वो लेते हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो बेचने वाला तय करता है कि उसका क्या मूल्य होगा, और यहाँ किसान का दूसरी अथॉरिटी जो खरीदने वाला है वो तय करता है कि कितना मूल्य वो किसान को इसका कंपनसेशन के रूप में देगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का कोई भी दिमाग नहीं है, इस तरह की कोई भी संवेदनशीलता नहीं है। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जब किसान अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कुछ आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उस पर गोली बरसाई जाती है। हम इसका विरोध करते हैं। जहां तक आपने कहा कि इतना प्रतीक्षा की लैंड एक्विजिशन बिल को लाने में और उसको पास कराने में, तो ये वाकई बड़ी दुखद स्थिति है। ये परिस्थितियां क्या रही हैं उसमें आप भी जानते हैं, और हमारे योग्य पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि क्या परिस्थितियां उसमें रही हैं, किस वजह से नहीं आ पाया। लेकिन अब मैं समझता हूं कि पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। अब हर हालत में किसानों की समस्या का निदान करने के लिए हमको इस बजट सत्र में इसको अवश्य पास कराना है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आगे आने वाला जो जुलाई में सत्र होगा, मानसून सत्र, उसमें बिल अवश्य पास होगा, और किसानों के साथ में संवेदनशीलता बरतते हुए आगे इनके साथ न्याय होगा। और मैं ये जो कह रहा था कि राज्य सरकारें या अथॉरिटी जो इस कानून को लागू करती है उनके ऊपर निर्भर करता है, और उसी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हरियाणा में उन्होंने 20 लाख 21 लाख पर एकड़ का उन्होंने न्यूनतम निर्धारित किया है। तो वो भी एक अथॉरिटी है जो लैंड एक्वायर कर रही है, उनके यहाँ बहुत छुटपुट मामलों को छोड़ के कोई समस्या वहां पर नहीं है। तो इस तरह से राज्य सरकारों को इसमें आगे बढ़ चढ़ के किसानों के लिए संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। पुनिया साहब, मेरा दूसरा और मैं संक्षेप जवाब चाहूंगा
कृषि भूमि को संरक्षित ना किया जाए, उसका अधिग्रहण ना किया जाए, उसे किसी तरह संरक्षित किया जाए? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, अगर रेल लाइन बिछानी है या हाईवे ले जाना है तो उसमें तो मजबूरी है, वो तो उस तरह से जाएगा। लेकिन बाकी अगर किसी काम के लिए जमीन की आवश्यकता है तो हमें छांटना चाहिए। कहीं बंजर ट्रैक है या कोई कम उपजाऊ जमीन है, उसको लेना चाहिए। और हम जब सबसे कीमती से कीमती जमीन जो शहरों के नजदीक है उसी पे धावा बोलते हैं, उसी पे छापा मारते हैं, उसी पे किसानों की जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमको बचना चाहिए। और इस कानून में इसका प्राविधान होना चाहिए, क्योंकि आगे आप इंडस्ट्री तो लगा लेंगे, लेकिन जब खाने के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहां पर उगाएंगे? उन फैक्ट्रियों से अनाज नहीं उगेगा। इसलिए जो उपजाऊ जमीन है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और कमर्शियल वेंचर्स के लिए छोड़ना चाहिए और केवल इन कामों के लिए बंजर भूमि का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीएल पुनिया साहब तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया का साफ कहना है कि अब काफी इंतजार हो चुका है और जल्द से जल्द इस विधेयक को कानून की शक्ल देने की सख्त जरूरत है। सिंह साहब, क्या आप मानते हैं एक संतुलन साधने की जरूरत है? आपको विकास भी चाहिए, आपको सड़क भी चाहिए, आपको बंदरगाह भी चाहिए, आपको हवाई अड्डे भी चाहिए, आपको इंडस्ट्री भी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी आपको खाना भी चाहिए। यहाँ पे सब माननीय सदस्यों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मामले को भावावेश में आके लेने से कुछ अर्थ नहीं निकलेगा और उसको बहुत इमोशनल बनाने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। असली बात यह है कि फूड सिक्योरिटी को अगर आप देखें, एक बैलेंस की बात हमने कही है, तो हिंदुस्तान के अंदर में फूड सिक्योरिटी और फूड प्राइसेस अंतरराष्ट्रीय प्राइस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये इस भाव में होना चाहिए, उस भाव में होना चाहिए। रिटेलिंग तो सब अपनी मनमर्जी के भाव से करते हैं। तो अब जब बदलता परिप्रेक्ष्य है तो किसानों की डायरेक्ट सेलिंग मंडियां बनानी चाहिए। किसानों का डायरेक्ट बिचौलियों को हमें बीच में से रिमूव करना पड़ेगा। आप कितना भी कंपनसेशन दे दीजिए, अगर आप ढांचागत व्यवस्था का परिवर्तन नहीं करेंगे तो उस धन का कोई लाभ नहीं होगा। इतना धन दिया गया, अधिकांश लोगों ने उस धन का अपव्यय कर दिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको यूटिलाइज किया। तो अब सवाल यह है कि स्केर्ड रिसोर्स है। आज हिंदुस्तान के अंदर में 250 बिलियन ब्रिक्स बनती हैं और वो सारी उपजाऊ मिट्टी से बनती हैं। आप देखिए ना, आप तो मॉल बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता है क्योंकि गरीब आदमी को ईंटा भी चाहिए और खाने के लिए गेहूं भी चाहिए। तो सवाल यह है कि जब तक हम उन्नत प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के नहीं आएंगे, किसानों को हम एक गरीब किसान की दृष्टि से और दो बीघा जमीन की दृष्टि से देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसका कोई भी किसी भी तरीके की आप पॉलिसी लाइए, परिवर्तन नहीं आएगा। बात नंबर 2, जिस तरह से कंपनियों में निवेश होता है उसी तरीके से इस भूमि को एक पार्ट ऑफ द रिसोर्स लिया जाना चाहिए। आपको रेलवे के लिए भी लेनी, तो रेलवे कोई फ्री तो नहीं चलेगी, लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन किसान को उसके सामने में कुछ और भूमि दीजिए, कुछ और टेक्नोलॉजी प्रदान कीजिए, कुछ और उसको एक रेगुलर इनकम दीजिए। अब आज किसान समझदार है, वो ये कहता है कि आपने 3 लाख रुपए बैंक में, हमारे को 25 लाख से आपने वो कर दिया, कंपनसेशन दे दिया, 3 लाख हमारे लेकर के जमा कर लिए और आप कह रहे 15,000 25,000 रुपए साल के हम आपको देंगे। इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, ये अर्थहीन है। कृष्णवीर जी ने कहा कि एक आदमी जिसको कि 20 साल में पैसा वसूल करना था, 80 लाख रुपए महीने की उगराही है, रोजाना की उगराही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम किसानों की यूनियन में या किसानों के एक कंसोर्टियम में या उस जगह की एक लोकल कोऑपरेटिव के रूप में क्यों नहीं बनाते? और जब तक कोऑपरेटिव ना बने तब तक आप भूमि अधिग्रहण कर ही नहीं सकते और उनके साथ में कलेक्टिव नेगोशिएशन होना चाहिए। गोयल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्यों लगता है कि ये स्थिति आखिर आ क्यों रही है? आखिर क्यों किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है? अगर मान लीजिए उनको अच्छा मुआवजा मिल रहा है, उनकी आजीविका का आने वाले समय में अच्छा प्रबंध किया गया है, तो क्यों ये इतना आंदोलन उग्र हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी एक्वायर के लॉज हैं वो किसान के फेवर में नहीं है। जैसा अभी बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि वन साइडेड है, मतलब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ये सरकार तय करेगी कि उसकी जमीन का दाम कितना होगा जो उसको एक्वायर करना है, जबकि हर जगह यही बात होती है कि जो भी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर लैंड एक्वायर करनी चाहिए ताकि उसको एक फेयर वैल्यू मिल सके जी। और दूसरी समस्या यह है कि हमारे किसान जो मैक्सिमम किसान है वो अनपढ़ हैं, उनको जो मुआवजा मिला वो उन्होंने अपव्यय कर दिया। सरकार ने इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया जहां उनको गाइड किया जा सके या जहां उनकी इन्वेस्टमेंट लगाई जा सके
ताकि उनको एक पर्टिकुलर समय के बाद अपने मतलब की कमाई के लिए कुछ सोचना नहीं पड़े। तो जब तक इन सब चीजों को बैठ के नहीं किया जाएगा, ये स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। चलिए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ये करना बहुत जरूरी है। ये रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बिल की सिफारिश में कहा गया। हालांकि उसमें कहा गया कि अगर शहरी इलाके हैं 100 परिवार और पहाड़ी इलाके हैं या आदिवासी इलाके हैं 25 परिवार, आपको लगता है ये कंपलसरी होना चाहिए? अगर आप किसी को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, उसका असेसमेंट आप करिए कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाखड़ा डैम बनाया था, वहां का रिहेबिलिटेशन किया था, किस हालात में वहां हुआ। टिहरी में डैम बनाया गया, टिहरी के लोगों का रिसेटलमेंट किस तरीके से हुआ, कितने गांव का, मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। सवाल यह है कि जो रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाई जा रही है, उन फ्लैटों के मालिकों से प्रति माह मेंटेनेंस के नाम पर 2000 रुपए से लेकर और 8000 रुपए तक प्रति माह वसूलेंगे। ये आजीवन वसूलेंगे, एग्रीमेंट कर रहे हैं बेचने के बाद भी। किसान की जिस जमीन पर खड़ा किया है, जिस बैंक से पैसा लेके आपने लूट के बनाया, इनका कुछ नहीं लग रहा है। बैंक का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है जो अलॉटमेंट हो रहा। अलॉटमेंट हुई लैंड, पेमेंट हुआ नहीं, नक्शे बन गए, बुकिंग शुरू हो गई, कोई बिल्डिंग नहीं बनी, एडवांस पैसा ले रहे हैं। किसान की भागीदारी उस मुनाफे में कुछ नहीं तो 25% तो रख लीजिए, मिनिमम भागीदारी। ये 15,000 रुपए और 20,000 रुपए एकड़, क्या मैं पूछता हूं जो जिन लोगों ने नीति तय की, क्या 30 और 33,000 रुपए में एक साल तक परिवार चल सकता? क्योंकि ज्यादातर लोगों के हिस्से में चौधरी साहब, मैं आपको रोकूंगा। मेरे साथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर एनसी सक्सेना साहब जुड़ चुके हैं। सक्सेना साहब, क्या हो सकता है एक आदर्श मॉडल? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये ड्राफ्ट आपकी ओर से होकर गुजरेगा, यानी आप इसको रिव्यू करेंगे, आप इसे देखेंगे कि क्या ये किसानों के हित में है नहीं। एक आदर्श मॉडल क्या हो सकता है अगर हम लैंड एक्विजिशन बिल आज के दौर की बात कर रहे हैं? देखिए, हमने तो एज सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट भी बात कही थी, आज फिर वही कह रहा हूं। एनएसी के सामने हमारा नोट है, मैंने 3 बातें कही हैं उसमें। एक तो ये है कि जहां भी हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो या खेतीहर मजदूर हो, हरेक की इनकम एक्विजिशन के बाद 4 गुना हो जाना चाहिए। तो अगर आज मुझको 2,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो हमारी इनकम कम से कम 8,000 हो, ऐसा हमको मंथली इनकम मिले और या हमको एनुअल एन्युटी मिले। दूसरी बात यह है कि जब भी वो लैंड किसी और को बेची जाए, तो जो डिफरेंस ऑफ प्राइस होगा उसका 25% जो है वो किसान को जाना चाहिए, लैंड ओनर को। तो जो जिस तरह से प्रॉफिटेरिंग होती है लैंड के बेसिस में मामले में, वो सारा का सारा उसका फायदा किसान को भी मिलेगा। जब भी हम प्लॉट बना के बेचेंगे या मकान बना के बेचेंगे, कम से कम 20 साल तक 25% मिलना चाहिए। और तीसरी बात ये, जहां भी हम एक प्राइवेट कंपनी के लिए एक्वायर करें, वहां पर 70% आदमी जो है उन्हें हाँ कहना चाहिए। मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं कि लैंड एक्विजिशन का काम इंडस्ट्री पर छोड़ दिया जाए। इंडस्ट्री पर छोड़ेंगे अगर, तो वो तबाही हो जाएगी, बहुत ही औने पौने दाम खरीद लेंगे। गवर्नमेंट खरीदेगी, लेकिन तभी खरीदेगी जबकि 70% किसान हाँ कहेंगे, और वो तभी हाँ कहेंगे जबकि उनको कॉम्पेंसेशन अच्छा मिलेगा। और फिर आखिरी बात ये है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हों, उसमें लैंड फॉर लैंड मिलना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन जो है वो एक लैंड को बढ़ाता है। और ट्राइबल से जहां लैंड दी जाए, उनको भी लैंड फॉर लैंड मिलना चाहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में डिस्प्लेसमेंट और जो रिहेबिलिटेशन का मामला है, उसमें हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। हमने कैलकुलेट किया हुआ था एज सचिव ग्रामीण विकास कि इन सब मामलों पर मिलाकर मुश्किल से 5 प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% भी खर्चा नहीं होगा। तो 5% खर्चा करके हम ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी जमीनें मिल जाए, लोगों का लाभ भी हो, और साथ ही साथ उसके जो 10% शेयर थे उस इंडस्ट्री के, वो एकदम फ्री उन किसानों को दिए जाएं, ताकि उनका एक भागीदारी हो और किसान भी लाभान्वित होंगे। ये हमारा विचार है, जो कि हम एनएसी के सामने रख रहे हैं, और परसों उसकी बैठक होगी जहां पे तय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनसी सक्सेना साहब। एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद ही चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और क्या वो सिफारिशें एक ठोस प्रारूप का आधार बनेंगी। ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकमंच में आज चर्चा कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण को लेकर, और हमारे दर्शक इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में क्या विचार रखते हैं। हमारी टोल फ्री लाइनें आपके लिए खुल चुकी है। अपने नंबर में आपको बता दूं 1800-115313 1800-115314। गोयल साहब, क्या भागीदार बनाया जा सकता है? जैसा कि एनसी सक्सेना साहब ने कहा कि 25% लाभ किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये यदि ऐसा हो जाता है तो ये किसानों के हक में होगा और फिर इनको एक्विजिशन के अंदर तकलीफ भी नहीं आएगी, और ये एक अच्छा सुझाव है, इसको होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये मुमकिन हो सकता है, खासकर बिल्डरों के लिहाज से, क्योंकि मुनाफाखोरी बहुत बड़े पैमाने पे है रियल एस्टेट सेक्टर पे। नहीं, परंतु ऐसा ना कि आज रियल एस्टेट वाले को यदि कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो अल्टीमेटली उसको लैंड चाहिए। बिल्कुल। और यदि लैंड का टाइटल क्लियर नहीं होगा और लैंड पीसफुल ढंग से एक्वायर की नहीं होगी तो वहां पे डेवलपमेंट कभी भी बहुत अच्छे से हो नहीं सकता। और बिल्डर के यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बिल्डर को जिस रेट पे भी लैंड बेच रही है उसका 25% किसान को दे दे, उतने से हो जाएगा। जी चोपड़ा साहब, यहां पर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की जा रही है, उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि 4 गुना ज्यादा इनकम होना चाहिए, लेकिन ये इनकम होगा कहां? जहां पहले सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 3 रुपए इन्वेस्ट करती थी, आज 1 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। जब सरकार का कोई निवेश नहीं है गांव में, और वो बिना निवेश के गांव आज दर दर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आप ये इनकम कहां से लेके आएंगे? बहुत अच्छा है ये कहना कि इनकम आएगी, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर हर लेवल पे नीचे गिर रहा है, इस बजट में भी नीचे गिरा। लेकिन तो अगर आज हम रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें साहब, नरेगा के रूप में, भारत निर्माण के रूप में एक बहुत बड़ा पैसा ग्रामीण एरिया में खर्च हो रहा है। 100 करोड़ इस बार भी कम हुआ है नरेगा का, जबकि जरूरत ज्यादा है। हमारा ये कहना था 1,25,000 करोड़ रुपया, आप समझो 2G से कम पैसा नरेगा को सक्सेसफुल बना सकता था, लेकिन आपने नरेगा का 41,000 करोड़ से घटा के 40,000 करोड़ कर दिया है, और आगे ही प्रॉब्लम्स इंप्लीमेंटेशन के हो रहे हैं। उसके बीच में लोग पैसा भी खा रहे हैं और उसको आप अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन की प्रॉपर निगरानी हो, उसका सोशल ऑडिट हो, वो सब बंद कर दिया। आज तो ये भी कह दिया गया है कि वही पंचायत जो पैसा बना रही है नरेगा से, वही सोशल ऑडिट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौधरी साहब, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की जा रही है। आपको लगता है कि जब आप रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, एक टाइम बाउंड फ्रेम आपके पास होना चाहिए, ताकि कितने टाइम पे आप रिहैबिलिटेशन करेंगे? यहां तो सालों साल बीत जा रहे हैं, लोग अभी भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं, और भारत में कम से कम ये दिक्कत है कि लोग आज भी अपने पुनर्वास और रीसेटलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कमजोर आदमी का शोषण पूरी दुनिया में होता है, और जिनको रिहैबिलिटेशन और उनके शोषण की बात हम कर रहे हैं, उनका शोषण बराबर इसी तरीके से होता रहेगा। इसमें कोई सुधार की गुंजाइश ज्यादा नहीं सोची जा सकती जब तक उनको आप ये भी तो बताइए कि उस गांव के अंदर जमीन जिनकी अधिग्रहण हो गई, उसके अलावा जो लोग रहते हैं, जो कुम्हार का काम करता है, जो बढ़ई का काम करता है, जो लोहार का काम करता है, जो मोची का काम करता है, जो दुकानदार है छोटा सा काम करता है, जो घोड़ा तांगा चलाता है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट में चलता है, उसको कैसे कंपेंसेट करेगी सरकार इस कानून में? वो भी तो एक हिस्सा है इस देश की ग्रामीण संस्कृति का, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है। जो लोग खेत में मजदूरी करके अपने परिवारों को पालते हैं, जो लोग गाय और भैंस और अपने घोड़े के लिए घास खोद के डोले से लाके और अपने जानवर को खिला के चला रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, उन परिवारों के रिसेटलमेंट का कोई प्रावधान इसमें है? क्योंकि वो भूमिहीन लोग हैं, उनके बारे में क्या सोचा सरकार ने? एक और सवाल इसके बाद, यही अथॉरिटीज, इन्होंने अभी एक ब्रिज बना के हाईवे बनाना था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इटेड़ा गांव में, तो अभी इन्होंने 36% जमीन डेवलप करके उस किसान को वापस करने का एग्रीमेंट करा है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेरठ रोड पर राजनगर एक्सटेंशन से
सड़क को जोड़ने के लिए जब सड़क में जमीन का टुकड़ा आ गया तो 50% डेवलप्ड लैंड उस किसान को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वापस करने के लिए तैयार हो गई। जब इनके गर्दन पर हाथ चलता है तो ये 50% और 36% डेवलप करने के बाद लैंड उसको देते हैं। रमेश जी, सवाल इस बात का है कि जिस जमीन की आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, 600 रुपए से लेके 1100 रुपए तक की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं बेच क्या भाव रहे हैं? लाखों रुपए गज, एक गज से मिनिमम 1 लाख रुपए रियल एस्टेट में। एक दर्शक मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीएम जेटली साहब। जेटली साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था, अंग्रेजों ने लाया था, जब भारत में रेलवे लाइन के लिए जमीन नहीं थी, नई रेलवे लाइन आई थी तो जमीन एक्वायर करनी थी पब्लिक पर्पस के लिए। और दूसरा मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, जो आज का भलाई का समय है उसमें अपना महाराष्ट्र में जितना भी जो सिडको है वो किसानों की जमीन एक्वायर करती है, लेकिन उसका पैसा भी देती है और कुछ समय बाद उनको 12.5% डेवलपमेंट लैंड देती है, डेवलप्ड लैंड, जो कि समझो कि उसकी ना लाखों रुपए गज के हिसाब से बिकती है। तो किसान वो है ना जमीन बेच के फिर से अपना फायदा कमा रहे हैं, उनका भला हो रहा है। इस तरह की जो जमीन एक्विजिट की गई है उसका कोई परसेंटेज को रिटर्न किया जाए डेवलपमेंट के हिसाब से, जिससे वो समझो कि अपना कोई होटल बना सके या अपनी कोई बिल्डिंग बना के दे सके, मॉल बना सके, तो किसानों का बोला होगा। धन्यवाद। हरियाणा का मॉडल सिंह साहब बहुत चर्चा में है, उसमें एक मुश्त राशि के बावजूद आपको 33 साल तक एन्युटी बेसिस में एक सम अमाउंट दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये एक आदर्श मॉडल हो सकता है? क्योंकि इस मॉडल की बहुत चर्चा है। देखिए, बात आदर्श मॉडल की नहीं है, यहाँ प्रश्न ये है कि धूल हमारे चेहरे पे पड़ी हुई है और हम साफ शीशे को कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, पॉलिटिशियंस अपनी रोटियां सेकते हैं, उसके बाद में डेवलपर्स अपना फायदा उठाते हैं, और जहां तक किसान का प्रश्न है तो किसान की भी परिभाषा चेंज हो चुकी है। अब पहले वाला वो किसान नहीं, मैं बार बार इस बात कह रहा हूं। तो इसलिए कहना है कि हमें किसानों के पुनर्वास के बारे में सोचना चाहिए। उनको कितना भी पैसा हम दे रहे हैं, उस पैसे से वो शराब में, उल्टे सीधे कामों में और गलत तरीके से उसको वेस्ट ना करें, और उसका एक प्रोटेक्शन आना चाहिए। चौधरी साहब ने एक बात कही कि जो गांव में एक व्यवस्था चल रही है, तांगे वाला कहां जाएगा, भूमिहीन कृषक और मजदूर कहां जाएगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब तक हम एक इनका यूनियन नहीं बनाएंगे, हम इनका एक संघ नहीं बनाएंगे, कोऑपरेटिव नहीं बनाएंगे एट लार्ज, और उसमें ये डिसाइड नहीं कर लेगी कि गांव की पंचायत कि भाई इनको 2% मिलना है, इसको 10% मिलना है, इसको 25% मिलना है, 25% किसान को दे दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं। कुछ नहीं, उससे होगा क्या? अब हमारे को जैसे आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर में सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है। आज आप कहते हैं कि किसान ज्यादा है और जमीन कम है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस, वासुदेव कुटुंबकम, जमीन जो है ना ये कुटुंब है। लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे किसानों की जरूरत है और वो हजारों हजार एकड़ जमीन देने को तैयार है। अगर सरकार उसमें पार्टिसिपेट करे और उनकी सुरक्षा का प्रावधान कर दे, तो मैं समझता हूं कि किसानों के पुनर्वास के अंदर में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और भारत के अंदर में स्केर्स रिसोर्स, फॉरेन करेंसी का भी आना शुरू हो जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर में फूड सिक्योरिटी के अंदर में उत्पादनशीलता का आप एक वो देख सकते हैं। आज कनाडा में कौन करता है किसान? जैसे बिहार के लोग पंजाब में किसानी करते हैं, वैसे ही पंजाब के लोग कनाडा में खेती बाड़ी करते हैं। मैं वेनेजुला गया, वेनेजुला में कई ऐसे परिवार है जो भारत से आकर के बस गए। वेस्ट इंडीज में कौन काम कर रहा है? जो खेती हर किसान है फिजी में कौन काम कर रहा है? तो आज एक बहुत बड़ा निश है जिसके अंदर सरकार जिसके अंदर सरकार एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है। मेरे साथ हन्नान मौला साहब जुड़ चुके, मैं आता हूं आपके पास। हन्नान मौला साहब, स्वागत है आपका। हम चर्चा भूमि अधिग्रहण को लेकर कर रहे हैं, और भूमि अधिग्रहण ने आपके, खासकर आपके राजनीतिक जीवन में या आपके पार्टी के राजनीतिक जीवन में एक बड़ा असर डाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसानों के लिहाज से जो हम आने वाले मानसून सत्र में कह रहे हैं कि हम एक विधेयक पेश करने जा रहे हैं, ये आदर्श विधेयक क्या हो सकता है? आदर्श विधेयक, हम लोग जब मैं मेंबर था जी रूरल डेवलपमेंट का, और वो बिल लाया था एक सरकार, और उस बिल को हम कमिटी में चर्चा करके एक फाइनल अमेंडमेंट करके, अमेंडेड रूप देके फाइनल करके आया था। वो बिल ही सरकार का पास था, और वो बिल अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ जी। हम उस पार्लियामेंट में वो बिल में रखा था। एक बात है, ये कारखाना के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है जमीन नहीं लेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विकास के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीन तो आसमान से नहीं आएगा, जमीन में ही जमीन मिलेगा। बिल्कुल।
और जमीन का मालिक किसान होगा, जमीन का मालिक कोई फेरी वाला नहीं होगा। तो इसलिए किसान से जब जमीन लेना है तो हम वो जो कानून बनाया था, उस कानून का मसौदा बनाया था, उसमें हम प्रावधान रखा था, एक जमीन एक रखा था जो कंपनी अपना लेंगे, मगर कंपनी लेते लेते कोई जगह में थोड़ा बहुत ले लिया और थोड़ा और चाहिए, इसी परिस्थिति वो ले नहीं पा रहा है। ऐसा परिस्थिति में सरकार उसको मदद करना चाहिए, ये हम बिल में रखा था, नहीं तो होगा नहीं। ऐसा परिस्थिति आ सकता कि मालिक ले लिया। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, क्या सरकार का हस्तक्षेप या सरकार की भूमिका जमीन अधिग्रहण में होनी चाहिए? होना चाहिए, हम तो चाहते हैं होना चाहिए। नहीं तो समझो जहाँ बड़ा मालिक है, एक मालिक के पास 1000 एकड़ जमीन है, मगर जहाँ एक एकड़ जमीन का मालिक है तो 1000 एकड़ जमीन में 1000 मालिक होगा। तो 1000 मालिक से कोई ऐसा हो सकता, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नेगोशिएशन करके आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, तो ऐसा परिस्थिति में सरकार को मदद करना चाहिए। औद्योगिकरण के साथ में हित में सरकार को मदद करना चाहिए। तो सरकार का पॉलिसी में जैसा किसान का विकास चाहिए, उद्योग को भी विकास करना सरकार का। चलिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है। हन्नान मौला साहब, हम दुआ था किसान को समझा बुझा के लेना पड़ेगा। एक दूसरा है किसान को मैक्सिमम उसका प्राइस देना पड़ेगा। तीसरा बात है किसान का जो एक लॉन्ग टर्म कोई क्षतिपूर्ति करा संभव होगा, जैसे उसको जमीन में उसका भविष्य में कोई शेयर, उस कारखाना में उसका कोई शेयर हो सकता, तो उसको कोई व्यवस्था प्रावधान करना पड़ेगा। और उसको पुनर्वास के लिए भी वो किसान मेरे पास समय बिल्कुल रिहेबिलिटेशन का व्यवस्था रखा। मैं आऊंगा, ये कानून पास होता तो किसान को हम हिफाजत करके वो कानून मुझे एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पर। हन्नान मौला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे जल्दी से एक ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद आखिरी पड़ाव में हम चर्चा करेंगे कि हमारे सामने आगे रास्ता क्या है। हमने विकल्पों की बात की है और क्या हम कई विकल्प किसानों के सामने रख सकते हैं ताकि ये जो गतिरोध है ये आने वाले समय में फिर से उग्र स्वरूप न ले पाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकमंच पे आज हम चर्चा कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण को लेकर, और जमीन अधिग्रहण को लेकर जो किसान और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बढ़ रहा है, उसके मद्देनजर अब मॉनसून सेशन में केंद्र सरकार जल्द से इस विधेयक को सदन में पेश करने का मन बना रही है और हम आशा कर सकते हैं जल्दी ही यह विधेयक कानून की शक्ल लेगा। चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी मौला जी ये कह रहे थे कि हजारों एकड़ जमीन किसानों के पास है। कौन से किसान के पास आज सीलिंग इस देश में आजादी के बाद सिर्फ किसानों पे लगी? छूट अगर आज दी है तो सिर्फ कंपनीज को जमीन खरीदने के लिए दे, किसान को नहीं। पहली बात तो यह है कि इस तरीके से। दूसरी बात यह है कि जो इंडस्ट्रीज के नाम पर लैंड एक्वायर की गई इस देश के अंदर, वो इंडस्ट्रीज पूरी तरह बंद हो गई, जमीन बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? तीसरा पॉइंट यह कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर जो लूट इस देश में हो रही है, कहा गया था 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, मात्र 3.25 लाख लोगों को रोजगार मिला। सीएजी की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि देश को 1,74,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉसेस 2009-2010 तक हो चुके हैं। तो अगर इस तरीके से ये लूट के अड्डे बन गए हैं स्पेशल इकोनॉमी, और जमीन की लूट है और सरकार के रेवेन्यू की लूट है, तो इसका लाभ सिर्फ किसको मिल रहा है? ना देश को मिल रहा है, ना किसान को मिल रहा है, ना गरीब आदमी को मिल रहा है। चौथा सवाल मेरा यह है कि आखिर क्यों नहीं सरकार को डेवलप्ड लैंड अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तब एक्वायर करनी चाहिए और उसका मिनिमम 25% डेवलप्ड एरिया किसान को दिया जाए। पूना के अंदर किसानों ने अपना खुद का एसईजेड डेवलप किया है क्योंकि उनको परमिशन दे दी गई। यहां कहीं परमिशन नहीं है। यहां तो लाल डोरे के बाहर अगर फार्म पे घर बना लिया तो उसको तोड़ा जा रहा है और कारपोरेट सेक्टर के लोग फार्म हाउस बेच रहे हैं। तो ये लूट गोयल साहब, आप मानते किसानों के घर तोड़े जा रहे हैं जेसीबी बेच। जिस तरह का किसान आज, जिस तरह का मॉडल हमें चाहिए, हम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एसईजेड को भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो हमें समय के साथ बदलना होगा। देखिए, हम लोगों को एक मिडिल पाथ चूज करना होगा जहां पर कि किसानों का भी ध्यान रखा जाए और हमें अपनी जरूरतों के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, विकास के लिए भूमि चाहिए, उसका भी अधिग्रहण किया जाए।
जब दोनों में बैलेंस बना के चलेंगे तभी ये ठीक हो सकता है, नहीं तो कंट्रोवर्सी ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं तो इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने के लिए कोई तो उपाय आज आपको लग रहा होगा, क्योंकि रियल स्टेट में जमीन ली गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, वो दे दी गई रियल स्टेट सेक्टर को। किसानों को लगा कि रियल स्टेट बिल्डर तो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और हमें कौड़ियों के दाम भाव मिले। आखिर गतिरोध का कोई अंत तो होगा। देखिए, इसके अंदर जिस पर्पस के लिए लैंड एक्वायर की गई, पहली बात तो सरकार को उसी पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए, उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं देना चाहिए। और आज किसान को तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आज मान लीजिए उसको, किसान का झगड़ा तो यह होना चाहिए कि जो एक्वायर कर रहा है वही रेट उसका मार्केट रेट होना चाहिए जी। कोई भी ऐसा नियम बनना चाहिए कि किसान से जो भी लैंड ली जाएगी उस समय के मार्केट रेट पे ली जाएगी। जब किसान को एक फेयर मार्केट प्राइस दी जाएगी तो उसके भी मन में तकलीफ नहीं लगेगी, उसको भी ये लगेगा मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। इसके बाद सरकार जो भी कर रही है, सामाजिक उत्थान के लिए कर रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कर रही है, तो उसको उससे बुरा नहीं लगेगा। अभी किसान को क्योंकि बहुत ही कम मुआवजा दिया जाता है, जिसकी वजह से किसान के मन में तकलीफ है। लैंड कृषि के रेट पर एक्वायर की जाती है और उसका प्रयोग कारपोरेट सेक्टर के लिए शॉपिंग मॉल का जो रेट है, मेरी बात सुनिए, एग्रीकल्चर प्राइस पर एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करना पूरी तरह अपराध है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी यहीं का सेक्टर 5 वसुंधरा के अंदर 67 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को कि ये जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दिया। और आज उस बिल्डिंग पर, उस प्रॉपर्टी पर 67 एकड़ पर रियल एस्टेट के मल्टी स्टोर अपार्टमेंट बने, ना चैरिटेबल हॉस्पिटल बना, ना नर्सिंग कॉलेज बना। तो चुनौती हमारे साथ चौधरी साहब एक पॉइंट क्लियर करना है कि ये जो आप बता रहे हैं ये तो पूरा फ्रॉड हो रहा है। ये फ्रॉड हो रहा है। ये फ्रॉड इसलिए हो रहा है कि असमानता बहुत है। एक तरफ तो वो आदमी है जिसके पास 1 बीघा जमीन है और एक तरफ वो आदमी है जो करोड़ों रुपए के गुंडे भी लेके उसको भगा सकता है वहां से। तो मेरा ये कहना है सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए इस कानून में जी। और सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए न्याय देने की। और वो न्याय वो हो कि जिस कीमत पे उसका उपयोग होगा उस कीमत का सही दर पे किसान से जमीन ली जाए। और दूसरी चीज है कि अगर वो न्याय नहीं दिया गया, जैसे अजय जी ने कहा कि वो न्याय अकेले आदमी को मुश्किल से मिलेगा। सरकार को, जैसे हमने नरेगा के कानून में कहा है कि सरकार के खेत मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यूनियंस होने चाहिए, उसी तरह से जहां अधिग्रहण हो वहां किसान को संगठित किया जाए और उनके कॉरपोरेशंस बना के उनको उनके अधिकार दिए जाएं। लेकिन बिना सरकारी हस्तक्षेप के ये जो चोरी चल रही है, ये चोरी चलने का एक ही मतलब होगा कि और आंदोलन होगा और परेशानी आएगी। सिंह साहब, मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो रिकमेंडेशन है स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि पब्लिक पर्पस जो आप बात कह रहे हैं, जो वर्ड टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको परिभाषित करिए, उसकी शक्ल स्पष्ट होनी चाहिए। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात कही गई है। अधिग्रहण से पहले भूस्वामियों को सूचित किया जाए, साथ ही बाजार दाम पे मुआवजा, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही कि मुआवजा किस दाम पर किसानों को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो अर्जेंसी बेसिस में जो अधिग्रहण करने की जल्दबाजी राज्य सरकार कर रहे हैं और जिस धारा 17 का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम से कम उसका इस्तेमाल रोका जाए, क्योंकि यहीं से मिसयूज शुरू होता है। ये कुछ रिकमेंडेशन है। आपको लगता है कि ये एक सही दिशा की ओर कदम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि एक एग्रीकल्चरल भूमि को आपने अधिग्रहित किया और उसका देखा भाई इसकी खसरा गिरदावरी कितनी थी, इसके अंदर में उपज कितनी होती थी, और उसके आधार पर आपने उसका एक प्राइस तय कर दिया, मान ली बात। अब दूसरा जो शहरीकरण है उसका नाम होता है CLU, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज। तो अगर उस लैंड का आप जब जब कन्वर्जन करेंगे तब तक उसकी आपको एक ओपन नीति बना देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे एक दुकान ली जहां पे मैं क्रेडल वाले टेलीफोन बेच रहा था, अब वो बनने और बिकने बंद हो गए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंडस्ट्री में जाना चाहिए, शोरूम बनाना चाहिए। जिसने जमीन ली है वो भी तो भूमि मालिक है, उसने भी तो उस वक्त फेयर प्राइस दिए। हमें उनके दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। तो वो उसको चेंज कर सकता है बनिस्बत, मतलब प्रोवाइडेड वो उसके CLU या कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज का डिफरेंस जमा कराए और उस डिफरेंस में एक भाग उस किसान को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो अंडर इन्फॉर्म था उस सिचुएशन के अंदर में, और आज अगर एक प्रोग्रेस हुई है तो वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट करे।
दूसरी बात ये कि आज का जो फोरम है उसका मेन मुद्दा मैं ये समझ रहा था कि हम सरकार को सजेस्ट करें कि आप किस तरीके से इसके अंदर में और उन पॉइंट्स को इंक्लूड करें जिसकी की आवश्यकता है। बचे सर प्लीज। ठीक है, आप 10 सेकंड किसी और को भी दे सकते हैं, मेरा बोलना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि हम आज 2 गांवों के अंदर में इतनी अहिंसा, इतना उन्होंने हिंसा करा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि आपने गलत करा, आपको मारपीट किसी भी हालत में रिसोर्ट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सबने कहा, किसी ने जाकर के छोटा सा काम हो जाता है, मोमबत्तियां जलाते हैं, दूसरे काम करते हैं, किसी ने कोई पीस का फरिश्ता नहीं बन करके गया। हर आदमी ने उस पॉलिटिकल गर्मी में रोटियां सेकी और किसानों को और अधिक उग्र रूप धारण करने के लिए कहा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का सोल्यूशन निकलना बड़ा मुश्किल है। गोयल साहब, मेरा आखिरी सवाल और आपके पास 5 सेकेंड है, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। प्लीज। कई पार्टीज गई हैं, कई सिर्फ भाषण देके अरेस्ट हो गए थे और कई लोग वहां जाके पूरी उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हैं। वो रिपोर्ट्स जाएंगे। गांव वालों को ये नहीं कहा, गांव वालों को मारपीट नहीं करनी चाहिए, आपको बंधक नहीं बनाना चाहिए। सवाल बंधक बनाने का नहीं है, सवाल ये है अगर आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, गांव वाले सब समझते हैं। मेरे पास आपको मालूम है कि अधिकतर गांव में वो लोग जो पिटे हैं वो बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया, ना किडनैप। मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज वाकई किसानों के लिए इतनी चिंतित है तो क्यों आम कंसेंसस की वजह से ये 115 साल से ये कानून रुका पड़ा है? अगर राजनीतिक दल वाकई गंभीर थे तो क्यों नहीं ये कानून अब तक पारित हो चुका है? गोयल साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि सहभागिता के अलावा साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन को लेकर, मान लीजिए अगर आप कानून बनाते भी हैं, उसको इंप्लीमेंट आप कैसे करेंगे ये देखना आपको बहुत जरूरी होगा। आपके पास 5 सेकेंड है। देखिए, जो भी ये नया कानून ला रहे हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का उनको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा। और सहभागिता का इश्यू से मैं एग्री करता हूं कि किसानों को जिस पर्पस के लिए भी लैंड ली जा रही है, यदि उससे अलग कोई सीएलयू होता है, उसका लैंड यूज चेंज होता है, तो उस समय उन किसानों को थोड़ा बहुत एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए ताकि उनका उत्थान भी साथ के साथ हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब। चौधरी साहब, मेरे पास समय समाप्त हो चुका। मैं कोशिश करेंगे। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जिस प्रयोग के लिए लैंड एक्वायर की जाए उसका बाजार दर क्या है वो किसान को दिया जाए। और दूसरा मुद्दा यह है कि मिनिमम 25% डेवलप्ड लैंड किसान को दी जाए। उसके अलावा खेती की जमीन को खाद्यान्न सुरक्षा को देखते हुए सरकार को विचार करना होगा। और एग्रीकल्चर लैंड मेरे पास 6 के 6 वेस्ट लैंड में बने हैं, उदाहरण वहां का देते हो और लैंड एक्वायर कृषि करते हो। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चोपड़ा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर एक पंक्ति में बात को सीधे तौर पर कहा जाए कि जब आप लैंड एक्विजिशन बिल का प्रारूप बना रहे हैं तो किसान के हित को सर्वोपरि रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का लोकमंच देखने के लिए।